नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की इस क्लास में। इस क्लास में आज हम अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, जो हमारे कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ आदि के एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी है। आज हम अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के 30 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ये आपको अपना आंकलन करने में बड़ी मदद करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और क्लास शुरू करते हैं। आइए हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, अरस्तू का संबंध निम्न में से किस देश से है। हमारे स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, अरस्तू का संबंध निम्न में से किस देश से है। पहला ऑप्शन है अ यूनान, ब रोम, स जापान और द इटली। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरस्तू का संबंध यूनान से है। अरस्तू का संबंध किस देश से है। अरस्तू का संबंध यूनान से है। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आदि विचारक कौन है। आदि विचारक मतलब प्रारंभिक विचारक बताना है, मतलब अरस्तु से पहले के विचारक बताना है। तो अनुकरण सिद्धांत अरस्तु से पहले किसने दिया था। तो देखिए, ए ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है कांट, तीसरा है प्लेटो और द है देकार्ते। तो इसके अंदर से हमें आंसर बताना है दोस्तों, कौन हो जाएगा। अनुकरण सिद्धांत ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का टॉपिक है, तो इसके आदि विचारक कौन है। तो स नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। यानी अरस्तु से पहले भी अनुकरण सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया है, प्लूटो ने दिया है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, अरस्तु के साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। अरस्तु के साहित्य शास्त्र से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। तो अरस्तु के ग्रंथ का नाम बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है भाषा शास्त्र, दूसरा है काव्य शास्त्र, स नंबर में है अ और ब दोनों और द है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन, अ और ब। भाषा शास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों ही अरस्तु के साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत को प्रेरणा व सुव्यवस्था किस दार्शनिक से प्राप्त हुई। यानी अनुकरण सिद्धांत को प्लेटो भी ने भी पहले दिया है, लेकिन मुख्य रूप से अस्तित्व में जो ये अनुकरण सिद्धांत आता है वो किसके प्रयासों से आता है। स नंबर ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु, प्लेटो, लॉगिनस, अरस्तु, कांट और इनमें से सही आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत को प्रेरणा व सुव्यवस्था अरस्तु के प्रयासों से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाश्चात्य कला सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत किसे माना गया है। तो पाश्चात्य कला सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत, तो ए नंबर ऑप्शन है नाट्य साहित्य सिद्धांत, दूसरा है कल्पना सिद्धांत, तीसरा है विरेचन सिद्धांत। दोस्तों इसमें द नंबर ऑप्शन जो है छपा नहीं था, तो देखिए इसका है अनुकरण सिद्धांत। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुकरण सिद्धांत। तो हमारा प्रश्न है, पाश्चात्य कला सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत किसे माना गया है। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन जो है अनुकरण सिद्धांत सही हो जाएगा, कि प्रथम सिद्धांत पाश्चात्य कला सिद्धांतों में प्रथम सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देखिए, अनुकरण सिद्धांत का मूल आधार क्या है। अनुकरण सिद्धांत का मूल आधार क्या है। तो देखिए, पहला है पशु जीवन, दूसरा है देव जीवन, तीसरा है मनुष्य जीवन और चौथा है भौतिक जीवन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर स नंबर ऑप्शन, मनुष्य जीवन। अनुकरण सिद्धांत का मूल आधार है मनुष्य जीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण की कौन सी अवस्था स्वीकार की है। कलात्मक अनुकरण की कौन सी अवस्था स्वीकार की है अरस्तु ने। पहला है इथोज, दूसरा है पैथोज, तीसरा है ऑक्सीज और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अरस्तु ने कलात्मक अनुकरण की तीनों अवस्थाएं मानी है, इथोज, पैथोज और ऑक्सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य की उस स्थायी मनुष्य, यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर मनुष्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मनोदशा, मनोदशा आएगा यहाँ पे। मनुष्य की उस स्थायी मनोदशा का नाम बताइए जिसे मूल भावना कहा जाता है। तो मनुष्य की उस स्थायी मनोदशा का नाम बताना जिसे मूल भावना कहा जाता है। तो मूल भावना किसे कहा जाता है दोस्तों? इथोज को कहा जाता है। इथोज, मूल भावना जो है इथोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। काव्य की आलोचना से संबंधित ग्रंथ पूछा गया है। तो पहला है द लॉज, दूसरा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तीसरा है द प्रोरिवेरियल और चौथा है पेरिपोएटिकेस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अरस्तु का जो काव्य आलोचना से संबंधित ग्रंथ है वह है बायोग्राफिया लिटरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कलात्मक अनुकरण की दूसरी अवस्था पैथोज है, जो क्षणिक वेग संवेगों की प्रतिनिधि है, इसे कहा जाता है। दूसरी अवस्था पैथोज है। पहली जो अवस्था थी वह इथोज थी, जिसे मूल भावना कहा गया है, और दूसरी अवस्था पैथोज है जो क्षणिक वेग संवेगों की प्रतिनिधि मानी गई है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, तो पहला नंबर का है कल्पना शक्ति, दूसरा है मूल शक्ति, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और द नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो ए नंबर ऑप्शन है कल्पना शक्ति। इसे इच्छा शक्ति भी कहा जाता है दोस्तों, इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति को इच्छा शक्ति भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलात्मक अनुकरण की तीसरी अवस्था ऑक्सीज है। तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑक्सीज, जो बाह्य कार्यकलापों की अभिव्यंजना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है कल्पना शक्ति, दूसरा है भावाभिव्यक्ति, तीसरा है मूल शक्ति और चौथा है बाह्य शक्ति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भावाभिव्यक्ति। दूसरा जो ऑप्शन है भावाभिव्यक्ति वह हो जाएगा। तो कलात्मक अनुकरण की तीसरी अवस्था ऑक्सीज है, जो बाह्य क्रियाकलापों की अभिव्यंजना है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? भाव और अभिव्यक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक उक्ति का संबंध अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से नहीं है। तो निम्नलिखित में से 4 पंक्तियां दी गई है जिनमें से बताना है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सी नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन है कविता प्रकृति की अनुकृति है, जो सही है। दूसरा है काव्य जगत का अनुकरण नहीं है, तो ये भी सही है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अनुकरण से हमें प्रेरणा मिलती है, ये भी सही है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें ब नंबर ऑप्शन काव्य जगत का अनुकरण नहीं है। तो यह जो ऑप्शन है वह अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी जो 3 है, कविता प्रकृति की अनुकृति है, ये सही है। अनुकरण से हमें प्रेरणा मिलती है, ये सही है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। जबकि अरस्तु से संबंधित कौन सा नहीं है? काव्य जगत का अनुकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में देखिए, अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य हूबहू नकल न मानकर उसे भावपरक तथा कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय माना है। यानी कि अनुकरण क्या है? हूबहू नकल नहीं है। अरस्तु का कहना है अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि क्या है? भावपरक तथा कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय है। अरस्तु से अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए ठोस अनुकरण, दूसरा है शारीरिक अनुकरण, तीसरा है भावनापूर्ण अनुकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा हमारा, भावनापूर्ण अनुकरण। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय है भावनापूर्ण अनुकरण, क्योंकि इन्होंने हूबहू नकल न मान करके उसको भावपरक या फिर कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का पर्याय माना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कविता सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का प्रत्याख्यान करती है, यह कथन किसका है?
तो कथन बताना है। देखिए, कविता सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का प्रत्याख्यान करती है। मतलब सादृश्य विधान यानी जो सामने जो हमें दिखाई देता है उनको देख करके किसी मूल वस्तु का प्रत्याख्यान करती है, उसके बारे में बताती है। तो यह कथन किसने कहा था? तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, क्रोचे ने या होमर ने? किसका कथन है यह? तो दोस्तों यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, अरस्तु ने। यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से अरस्तु की काव्य संबंधी मान्यताओं में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है कि अरस्तु से संबंधित कौन से कथन सत्य है। पहला है, काव्य एवं अनुकरण परस्पर सापेक्ष है। काव्य के बिना अनुकरण का तथा अनुकरण के बिना काव्य का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। दूसरा है, देखिए दोस्तों, काव्य में अनुकरण का माध्यम भाषा है। यह भाषा गद्य अथवा पद्य दोनों में से किसी भी रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। तीसरा है, काव्य को भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला तत्व छंद नहीं अपितु अनुकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए, ब, स, द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, काव्य के अनुकार्य के रूप में अरस्तु ने मनुष्यों को किन 3 रूपों में वर्गीकृत किया है? काव्य के अनुकार्य के रूप में, जो कि काव्य के अनुकरण करता होते हैं, उनके रूप में अरस्तु ने मनुष्यों को 3 रूपों में विभक्त किया है। पहला देखिए, नैतिकता के उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित मनुष्य जो कि उदात्त होता है। दूसरा है, नैतिकता के सामान्य धरातल पर स्थित मनुष्य यानी साधारण मनुष्य। और नैतिकता के निम्न धरातल पर अवस्थित मनुष्य जो निम्न मनुष्य होता है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न में देखिए, अरस्तु के काव्य कोटि के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन देखिए दोस्तों, पहला है, त्रासदी काव्य में प्रथम कोटि के मनुष्यों का अनुकरण होता है। दूसरा है, कामदी काव्य में द्वितीय कोटि के मनुष्यों का अनुकरण होता है। स है, कामदी काव्य में तृतीय कोटि के मनुष्यों का अनुकरण होता है। तो कामदी काव्य में द्वितीय और तृतीय दोनों प्रकार के मनुष्यों का अनुकरण होता है और त्रासदी में प्रथम कोटि के मनुष्यों का अनुकरण होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है द सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने कलाकार के अनुकरणीय विषय के रूप माने हैं। अरस्तु ने कलाकार के अनुकरणीय विषय के रूप माने हैं। कौन कौन से रूप माने? देखो, पहला ऑप्शन है, वे थे या हैं। दूसरा है, जैसे वे हो सकते हैं। तीसरा है, जैसे वे होने चाहिए। और द नंबर ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी। तीनों ही रूप माने हैं दोस्तों, वे थे या हैं, जैसे वे हो सकते हैं और जैसे वे होने चाहिए। तो ये तीनों ही रूप अरस्तु ने स्वीकार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत। प्रकृति के संबंध में अरस्तु की अवधारणाओं में से कौन सी सही है? अनुकरण सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में अरस्तु की जो अवधारणाएं हैं, अरस्तु ने क्या क्या कहा है, उनके बारे में बताना है कि कौन कौन सी पंक्तियां सही कही है उन्होंने। तो पहला ऑप्शन है, कला प्रकृति का अनुकरण करती है। देखिए, एक पंक्ति है इनके बारे में कि कला प्रकृति की अनुकृति है। तो ये इन्होंने अरस्तु ने ही कहा है, तो ये सही है कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है, किंतु प्रकृति से उसका आशय जगत के बाह्य, स्थूल और गोचर रूप से अर्थात वन, उपवन, नदी, पवन अथवा पशु जगत आदि से नहीं है। दूसरा है, प्रकृति से तात्पर्य प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करना है। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होकर जो रूप प्राप्त करती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। और द है, उपयुक्त सभी। तो हमारा ये जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन अरस्तु के सही हैं। अनुकरण सिद्धांत की प्रकृति के संबंध में ये तीनों ही कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत है। अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत देखिए, पहला है नाटक साहित्य, दूसरा है काव्य साहित्य, तीसरा है निबंध साहित्य, चौथा है
कहानी साहित्य। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नाट्य साहित्य। अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत नाट्य साहित्य है। अगला प्रश्न देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में सत्य कथन है। अरस्तु का अनुकरण से आशय वस्तुतः पुनर्निर्माण एवं नूतन सृजन प्रक्रिया है। अनुकरण की पुनर्व्याख्या के माध्यम से कला के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। दूसरा है, अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत आत्म तत्व एवं कला तत्व दोनों को स्वीकार किया गया है। तीसरा देखिए, वस्तु तत्व की प्रधानता ही अनुकरण के सिद्धांत का मूल आधार है। तो ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा कि चारों ही सही है दोस्तों। देखिए, अरस्तु का अनुकरण से आशय है पुनर्निर्माण एवं नूतन सृजन प्रक्रिया। अनुकरण की पुनर्व्याख्या के माध्यम से कला के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत आत्म तत्व और कला तत्व दोनों ही स्वीकार किए गए हैं। वस्तु तत्व की प्रधानता ही अनुकरण के सिद्धांत का मूल आधार है। इस प्रकार से तीनों ही ऑप्शन सही है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए, अरस्तु के अनुकरण संबंधी प्रतिपाद्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है दोस्तों? देखिए, पहला है नाट्य साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाङ्मय माना इन्होंने। दूसरा है, निबंध साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाङ्मय माना। तीसरा है, काव्य साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाङ्मय माना। और चौथा है, कहानी साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाङ्मय माना। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाट्य साहित्य से संबंधित अनुकरण सिद्धांत को संपूर्ण काव्य वाङ्मय माना। और यही अनुकरण के अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि हमने इससे पहले भी प्रश्न में हमने पढ़ा था दोस्तों कि अरस्तु के काव्यात्मक अनुकरण सिद्धांत का मौलिक स्रोत क्या है। तो उस मौलिक स्रोत में क्या बताया गया था? नाट्य साहित्य बताया गया था। तो इन्होंने अपने जो अनुकरण सिद्धांत है उसका जो है मौलिक स्रोत है नाट्य साहित्य को माना है, और इसी नाट्य साहित्य को इसके अनुकरण सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित अनुकरण को एवर क्राम्बे ने क्या नाम दिया है? अरस्तु ने जो अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया है उसको एवर क्राम्बे ने नया नाम क्या दिया है? देखिए दोस्तों, पहला है कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, दूसरा है प्रायः पुनः सृजन, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा है सादृश्य विधान। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों स नंबर ऑप्शन, पुनः प्रस्तुतिकरण। एवर क्राम्बे नामक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को पुनः प्रस्तुतिकरण नाम दिया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करके आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे सकूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छी मदद करेंगे दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दोस्तों थोड़े मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ बुखार नहीं आकर के बूचर आएगा। क्या आएगा? बूचर। बूचर नामक विद्वान है, उन्होंने बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को क्या नाम दिया है? बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को क्या नाम दिया है? पहला है कल्पनात्मक पुनर्निर्माण, दूसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, तीसरा है प्रायः पुनः सृजन, और चौथा है सादृश्य विधा। तो बूचर ने अनुकरण सिद्धांत को क्या नाम दिया है? द नंबर ऑप्शन हो जाएगा सादृश्य विधा। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को बूचर ने सादृश्य विधा नाम दिया है। दोस्तों कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न करा सकूं। तो आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कोई 2-3 गलतियां हो गई है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत को प्रायः पुनः सृजन नाम किसने दिया है? प्रायः पुनः सृजन नाम किसने दिया है? ए नंबर ऑप्शन है बूचर, दूसरा है एटकिंस, तीसरा है जेम्स, और चौथा है एवर क्राम्बे। तो प्रायः पुनः सृजन का नाम किसने दिया है अनुकरण सिद्धांत को? तो हमारा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा एटकिंस। एटकिंस ने अनुकरण सिद्धांत को प्रायः पुनः सृजन नाम दिया है। तो अभी पहले हमने पढ़ा था दोस्तों कि बूचर ने क्या नाम दिया है? बूचर ने क्या नाम दिया है इसको? पुनः प्रस्तुतिकरण। बूचर ने कहा पुनः प्रस्तुतिकरण।
एटकिंस ने कहा है पुनः सृजन कहा है, प्रायः पुनः सृजन। और एवरक्राम्बे ने क्या नाम दिया? कल्पनात्मक पुनः प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों आगे देखिए, इसका आंसर प्रायः पुनः सृजन जो नाम दिया है वो है एटकिंस ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण के अर्थ में अनुकरण का तात्पर्य किसने स्वीकार किया है? अब देखिए दोस्तों, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण बताना है तो पहला ऑप्शन है एटकिंस, दूसरा है बूचर, तीसरा है जेम्स और चौथा है एवरक्राम्बे। तो कल्पनात्मक पुनर्निर्माण जो है किसने दिया है? जेम्स ने दिया है। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण किसने दिया है? जेम्स ने। अब ये चारों ही नाम इसके अंदर आ गए हैं तो दोस्तों तो हम देखते हैं कि एवरक्राम्बे ने क्या नाम दिया है? पुनः प्रस्तुतिकरण। क्या नाम दिया है? पुनः प्रस्तुतिकरण। इसके बाद में जेम्स ने दिया है कल्पनात्मक पुनर्निर्माण। बूचर ने क्या नाम दिया है? बूचर ने कहा है सादृश्य विधा। क्या कहा है? सादृश्य विधा। अरस्तु के अनुकरण जो सिद्धांत है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, सादृश्य विधा। और एटकिंस ने क्या नाम दिया है दोस्तों? तो एटकिंस का जो क्या नाम दिया है? प्रायः पुनः सृजन। एटकिंस ने क्या नाम दिया है? प्रायः पुनः सृजन, ये नाम दिया है एटकिंस ने। तो देखिए दोस्तों, चार विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो देखिए, कल्पनात्मक पुनर्निर्माण नाम दिया है जेम्स ने, प्रायः पुनः सृजन नाम दिया है एटकिंस ने, सादृश्य विधा नाम दिया है बूचर ने और पुनः प्रस्तुतिकरण नाम दिया है एवरक्राम्बे ने। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 27 नंबर प्रश्न देखिए, अरस्तु का समय माना जाता है। तो अरस्तु का समय बताना है 384 से 322 ईसा पूर्व, 350 से 303 ईसा पूर्व, 384 से 310 ईसा पूर्व और 380 से 315 ईसा पूर्व। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 384 से 322 ईसा पूर्व अरस्तु का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी उक्ति का संबंध अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो कौन सी उक्ति का संबंध अनुकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए, कविता प्रकृति की अनुकृति है। तो यह तो सही है, अरस्तु ने सही कहा है कि कविता प्रकृति की अनुकृति है। दूसरा है अनुकरण से हमें प्रेरणा मिलती है, ये भी सही है। तीसरा है काव्य जगत का अनुकरण नहीं है। तो दोस्तों द ऑप्शन है अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, काव्य जगत का अनुकरण नहीं है। ऐसा अरस्तु ने नहीं कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है अनुकरण सिद्धांत के बारे में? कविता प्रकृति की अनुकृति है, अनुकरण से हमें प्रेरणा मिलती है और अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। तो ये तीन तो अरस्तु से संबंधित है, लेकिन स नंबर ऑप्शन जो है अरस्तु से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु का नाम बताना है। तो पहला है प्लेटो, दूसरा है सुकरात, तीसरा है मिल्टन और चौथा है होमर। तो दोस्तों अरस्तु के गुरु का नाम है ए नंबर ऑप्शन प्लेटो। देखिए, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, मिल्टन जो है एक पाश्चात्य विद्वान है और होमर प्लेटो के समकालीन रहे हैं। प्लेटो के समकालीन कवि कौन है? होमर। तो इस तरह से दोस्तों अरस्तु के गुरु का नाम हमें प्लेटो बताना है। और अगर कभी पूछा जाए कि प्लेटो के गुरु का नाम कि सुकरात था और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या बताएंगे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? सिकंदर। अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? सिकंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है। कभी कभी चार ऑप्शन देकर के पूछ लिए जाते हैं जिनमें से एक नहीं होता है। तो देखिए, अरस्तु के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो बताने हैं। पहला है विरेचन सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण सिद्धांत, तीसरा है त्रासदी सिद्धांत और चौथा है उदात्त सिद्धांत। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उदात्त सिद्धांत। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कि ये उदात्त सिद्धांत किसने दिया था। ये हमारे सिलेबस से संबंधित भी है। तो उदात्त सिद्धांत के देने वाले जो प्रतिपादक है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। दोस्तों ये हमारे 30 प्रश्न थे अरस्तु के अनुकरण से संबंधित सिद्धांत के, जो हमारे कॉलेज, नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड आदि से जुड़ा हुआ सिलेबस है ये।
और ये 30 प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत सहायता देने वाले होंगे, सहायक रहेंगे दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। तो देखिए मिलते रहेंगे इसी तरह से दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इसके साथ ही जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।